दोस्तों 22 दिसंबर का इनसाइट्स का करंट अफेयर्स, इसमें पीआईबी नोट्स भी रहता है। इसे हिंदी में हम लोग देखते हैं, इंग्लिश वाला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो ये रिवीजन के लिए बेनिफिशियल होगा सभी के लिए। तो चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं। इसमें आज का टॉपिक है कोविड-19 प्रबंधन पर संसदीय जो समिति की रिपोर्ट्स क्या है। कर्नाटक में लोक अदालत द्वारा 61 लाख मामलों का निपटारा कर दिया गया। सिगेला संक्रमण, फिर पूर्व शिक्षण मान्यता, राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष NIIF, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं CBI द्वारा 15 सालों के बाद अद्यतन अपराध नियमावली का प्रकाशन। तो ये सारा एक एक कर हम लोग देखते हैं। शाहीन 9, जल शक्ति अभियान 2, कैच द रेन और जागरूक अभियान, देश में तेंदुओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी। तो ये सब क्या न्यूज़ है, एक एक करके हम लोग डिटेल देखते हैं। इंग्लिश का न्यूज़ ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। तो ये हिंदी में और इसके ऊपर का क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी हम लोगों ने देखा है। कोविड-19 प्रबंधन पर संसदीय समिति की रिपोर्ट। देखिए, हाल ही में गृह मामलों पर गठित अस्थायी संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रमुख अनुशंसाएं क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। महामारी के दौरान निजी अस्पतालों की निगरानी और नियंत्रण रखने हेतु उपयुक्त कानूनी प्रावधानों सहित एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। महामारी के दौरान दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जाए और उत्पादों का मानकीकरण सुनिश्चित किया जाए। सरकार द्वारा सक्रिय रूप से लोगों में घबराहट और महंगी दवाओं पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करने से रोकने हेतु सस्ती और प्रभावी पुनः प्रयोजनीय दवाओं से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। बीमा दावों को स्वीकार नहीं इनकार करने से रोकने हेतु देश में कार्यरत सभी अस्पतालों पर निगरानी के लिए नियामक प्रणाली की आवश्यकता है। भविष्य में कोविड-19 जैसे महामारी से निपटने और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक विशेषज्ञ विंग का भी गठन किया जाए, ये भी बताया गया है, ठीक है। जो NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में सामाजिक कलंक तथा पृथक्करण और संगरोध क्वारंटाइन के डर से बचने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए उपाय तथा इनके साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी लोगों के साथ अच्छे तरीके से जो होता है बर्ताव नहीं किया जा रहा था, ठीक है। किसानों, गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करने में जो होने वाली समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय हम लोग देखे थे कि जो किसान हैं, गैर कॉरपोरेट वर्ग हैं, गैर कृषि छोटा मोटा लघु, ये सबको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। समावेशी उपायों की आवश्यकता। निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित बिस्तरों को अत्यधिक महंगे दामों में बेचे जाने के कई उदाहरण देखे गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 संक्रमण को रोकने में सहायक दवाइयाँ ऊंची कीमतों पर बेची गई। महामारी के प्रारंभिक चरण में कोविड-19 संक्रमण वाले रोगियों को चिकित्सा बीमा नहीं प्रदान किए जाए। 9 महीने से अधिक समय तक स्कूल बंद रहने से कई बच्चों को मध्याह्न भोजन से वंचित होना पड़ा है। कई राज्यों द्वारा छात्रों को उनके घरों पर शुष्क राशन पहुंचाने अथवा उन्हें भत्ता प्रदान किए जाने की योजना जारी रखी गई, किंतु इस व्यवस्था से सबको एक समान लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि कहीं पे ये हुआ है, कहीं पे नहीं। तो देखते हैं सेकंड, कर्नाटक में लोक अदालतों द्वारा 2.61 लाख मामलों का निपटारा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय और कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा मामलों के निपटारा करने में इतिहास रच दिया गया है। 19 दिसंबर को आयोजित मेगा लोक अदालत द्वारा एक ही दिन में देखिए 2,61,882 मामलों के निपटारा करने के रिकॉर्ड बनाए गए। इसके परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के विभिन्न तालुकों और जिला अदालतों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में 12.17% की कमी हुई। मोटर
मछुआरे उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के विभिन्न तालुकों और जिला अदालतों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में 12.17% की कमी हुई है। मोटर वाहन दुर्घटना के दावों, भूमि अधिग्रहण और अन्य नागरिक मामलों से संबंधित मामलों में परस्पर मति से निराकरण करके कुल 469.95 करोड़ रुपए मुआवजे या निपटान राशि के रूप में प्रदान किए गए। इसके अलावा लगभग 2 लाख लंबित आपराधिक मामलों के निपटारों में जुर्माने के माध्यम से राज्य के खजाने के लिए 41.45 करोड़ के राजस्व का संग्रह भी हुआ। अभी हम लोग देख लेते हैं कि लोक अदालत क्या है। ये तो सारा कुछ अभी हम लोगों ने देखा है, तो देखते हैं लोक अदालत। तो लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणालियों में से एक है। तो अल्टरनेट तरीका है विवाद को निवारण प्रणाली। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित विवादों, मामलों अथवा मुकदमों के रूप में दाखिल किए जाने से पूर्व चरण में ही मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। मतलब आपस में ही मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा कर लो। लोक अदालतों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय सुरक्षा प्रदान करने के वचन को पूरा करने के लिए गठित किया गया। अगर संवैधानिक आधार देखें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 39 एक समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने तथा समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 एक में राज्य के लिए विधि के समक्ष समानता की गारंटी प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। वैधानिक प्रावधान देखते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। फिर अंतिम निर्णय। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय का फैसला माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि लोक अदालतों द्वारा जो दिए गए निर्णय है उसको दीवानी न्यायालय का फैसला माना जाता है, सभी पक्षों पर इसे अंतिम और बाध्यकारी होता है। आगे देखते हैं निर्णय के विरुद्ध अपील और सारा कुछ और क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे तो लोक अदालतों द्वारा जो होता है, हम लोग यहाँ पे देख लिए थे कि दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय का फैसला माना जाता है, सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। निर्णय के विरुद्ध अपील। लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु असंतुष्ट पक्ष अपने मुकदमा दायर करने के अधिकार के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं की पूर्ति के पश्चात उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए ऐसे तो लोक अदालत द्वारा जो दिया गया फैसला है उसके खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी अगर असंतुष्ट पक्ष है तो अपना जो होता है मुकदमा दायर करने का तो एक अधिकार होता है। ये उसके तहत आवश्यक प्रक्रियाओं की पूर्ति के पश्चात उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा कार्रवाई आप शुरू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। न्यायालय शुल्क। लोक अदालतों में मामला दायर करने पर कोई अदालत शुल्क दे नहीं होता है। यदि न्यायालय में लंबित कोई मामला लोक अदालत में भेजा जाता है तो इसे बाद में भी सुलझा लिया जाता है। तो न्यायालय में शिकायतों या याचिका पर मूल रूप से भुगतान किया गया शुल्क में संबंधित पक्षों को वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत के को जो होता है संदर्भित किए जाने वाले मामलों की जो होता है प्रकृति। लोक अदालत के क्षेत्र के न्यायालय का कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित है। ऐसे विवाद जो लोक अदालत के क्षेत्रीय न्यायालय में आते हो लेकिन जिसे किसी भी न्यायालय में उसके वाद के लिए दायर न किया गया हो और उस न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है। लोक अदालत में गंभीर प्रकृति के अपराध संबंधित किसी भी मामले को समझौते के लिए नहीं भेजा जाता है। तभी हम लोग
तो यहाँ हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि निर्णय के विरुद्ध जो होता है अपील, लोक अदालत द्वारा दिए गए जो फैसले के खिलाफ अपील का कोई भी प्रावधान नहीं है, परंतु असंतुष्ट जो होता है पक्ष है अपने मुकदमा दायर करने का जो अधिकार है उसके तहत आवश्यक प्रक्रियाओं की पूर्ति के पश्चात उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। न्यायालय शुल्क का बात किया जाए तो लोक अदालत में मामला दायर करने पर कोई अदालत शुल्क दे नहीं होता है। यदि न्यायालय में लंबित कोई मामला लोक अदालत में भेजा जाता है तथा इसे बाद में भी सुलझा लिया जाता है तो न्यायालय में शिकायतों या याचिका पर मूल रूप से भुगतान किया गया शुल्क भी संबंधित पक्षों को वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत को संदर्भित किए जाने वाले मामलों की प्रकृति। लोक अदालत के क्षेत्र के न्यायालय का कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित है, ऐसा विवाद जो लोक अदालत के क्षेत्रीय न्यायालय में आते हो लेकिन जिसे किसी भी न्यायालय में उसके वाद के लिए दायर न किया गया और न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है। लोक अदालत में गंभीर प्रकृति के अपराध संबंधित किसी भी मामले को समझौते के लिए नहीं भेजा जाता है। तो इस तरीके का जो होता है तो लोक अदालत में जो गंभीर प्रकृति के अपराध से अगर संबंधित है तो किसी भी मामले को उसको समझौते के लिए नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। लोक अदालत के क्षेत्र के न्यायालय का कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित हो जाएगा। ऐसे विवाद जो लोक अदालत के क्षेत्रीय न्यायालय में आते हो लेकिन जिसे किसी भी न्यायालय में उसके वाद के लिए दायर न किया गया हो और न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है। तो इस तरीके का अलग अलग चीज़ है। काफ़ी जो होता है क्रिमिनल टाइप का हो, गंभीर प्रकृति का हो, उसको समझौते के लिए हम लोग नहीं भेजते हैं। और ये देखते हैं नेक्स्ट, शिगेला संक्रमण क्या है। तो देखिए, शिगेला इन्फेक्शन। हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में शिगेला संक्रमण के 6 जो होता है मामले पाए जाने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई गई और निवारक उपायों की शुरुआत की गई है। शिगेलोसिस अथवा शिगेला संक्रमण एक आंतों के एक संक्रामक बीमारी है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया प्रजाति कारण होती है। बैक्टीरिया विशेष रूप से अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के बच्चों में मध्यम से गंभीर प्रकृति के लक्षणों सहित अतिसार और दस्त रोग के लिए जिम्मेदार मुख्य रोगाणुओं में से एक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये बैक्टीरिया से होता है शिगेला संक्रमण। इसका प्रसरण किस प्रकार होता है? यह बैक्टीरिया भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद ये बृहदांत्र की वाहिकाओं का जो होता है, अगर आप देखोगे, वाहिकाओं स्तर पर हमला करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में सूजन आ जाती है और बाद में गंभीर मामलों की स्थिति में कोशिकाओं को नष्ट कर भी देते हैं ये लोग। फिर आगे देखिए, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने और उसे बीमार करने के लिए केवल थोड़ी संख्या में शिगेला बैक्टीरिया काफ़ी होते हैं। बैक्टीरिया जनित यह संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। यह लोगों से जो होता है ह्यूमन टू ह्यूमन चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व शिक्षण मान्यता। तो यहाँ पे क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो कौशल भारत स्किल इंडिया द्वारा चंदौली और वाराणसी में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत श्रमिकों के पूर्व शिक्षण मान्यता रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। महत्व, हमारे देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण भारत में निवास करती है और इसलिए जिला पंचायतों का समावेशन जिला कौशल विकास योजनाओं की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और यह कौशल भारत अभियान के मामले में एक व्यापक स्तर की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो होता है मैक्सिमम 70% आबादी ग्रामीण में, अगर जिला पंचायतों का समावेशन जिला कौशल विकास योजनाओं का अगर सफलता होगा तो बहुत ही अच्छा है। इस योजना का लक्ष्य पूर्व शिक्षण जो मान्यता के माध्यम से देश के कई पूर्व मौजूदा कार्यबल के कौशल को मानकीकृत ढांचे में संरक्षित करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब इंग्लिश में भी बता रहा था, तो कि ये जब हम लोग को कुछ न कुछ, जैसे कोई कारपेंटर हैं,
कोई जो होता है लोहा का काम जानता है, कोई लकड़ी का काम जानता है, कोई इलेक्ट्रिकल काम जानता है, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, तो ये जो होता है आपको रिकॉग्निशन वही देगा। इस योजना का लक्ष्य पूर्व शिक्षण मान्यता के माध्यम से देश के पूर्व जो मौजूदा जो होता है कार्यबल के उसके ढांचे को जो होता है कौशल को मानकीकृत मतलब उससे उनको सर्टिफाइड करना है। इसके तहत जो होता है पूर्व शिक्षण प्रमाणन आत्मविश्वास का सृजन करता है, सम्मान दिलाता है, उम्मीदवारों को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा यह कौशल को आकांक्षात्मक बनाने में सक्षम है। युवाओं के अनौपचारिक शिक्षण को समर्थन, अस्थायी आजीविका के अवसर खोजने के प्रयासों में पूरक साबित होगा और ज्ञान आधारित विशेष योग्यताओं से उत्पन्न असमानता को कम किया जा सकेगा। पूर्व शिक्षण मान्यता क्या है? पूर्व शिक्षण मान्यता कार्यक्रम औपचारिक माध्यम से इतर अधिग्रहित शिक्षण की कीमत को मान्यता देता है और किसी व्यक्ति के कौशल को एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो पूर्व शिक्षण मान्यता क्या है? कार्यक्रम औपचारिक माध्यम से इतर अधिग्रहित शिक्षण की कीमत को, अधिग्रहित जो शिक्षण है उसकी कीमत को मान्यता है। जैसा होता है एक तो नॉर्मल होता है कि हम लोग जो डिप्लोमा डिग्री कर लिए, औपचारिक माध्यम से इतर ये क्या होता है अधिग्रहित शिक्षण की, जैसे बहुत सारा क्या होता है जैसे डॉक्टर्स वगैरह को आप देखिएगा काफ़ी नॉलेज है, इस तरीके का अलग अलग फील्डों में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किसी व्यक्ति के कौशल को एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में उम्मीदवारों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की अवधारणाओं से परिचय कराया जाता है और 3 वर्ष तक निःशुल्क आकस्मिक बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाता है। पूर्व शिक्षण मान्यता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसी उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। प्रत्येक सफलतापूर्वक प्रमाणित उम्मीदवार को 500 रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। यह पहले देश भर के विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में संगठित तरीके से पूर्व शिक्षण मान्यता कार्यक्रम के शुभारंभ पर केंद्रित ग्राम पंचायत स्तर पर कौशल विकास योजना का हिस्सा है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, तो नेशनल जो होते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF देख लेते हैं। तो देखते हैं हाल ही में कनाडा के PSP इन्वेस्टमेंट, अमेरिकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा घरेलू निजी क्षेत्र की ऋण प्रदाता एक्सिस बैंक द्वारा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के मास्टर फंड में $107 मिलियन का निवेश किया गया। इन 3 निवेशकों द्वारा नई प्रतिबद्धताओं के बाद मास्टर फंड की कुल राशि 2.34 बिलियन जो होता है अमेरिकी डॉलर हो गया है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में सरकार द्वारा वर्ष 2015 में व्यावसायिक रूप से व्यवहार ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और रुकी अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण हेतु निवेश साधन के रूप में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 2015 में। ठीक है। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष के अधिदेश में भारत में ऊर्जा, परिवहन, आवास, जल अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित क्षेत्रों में निवेश किया जाना शामिल है। वर्तमान में NIIF द्वारा 3 निधियों का अपने विशिष्ट अधिदेश के तहत प्रबंधन किया जाता है। ये निधियाँ वैकल्पिक निवेश का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तहत पंजीकृत है। राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष निवेशक अक्टूबर 2017 में NIIF द्वारा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पहले निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ADIA राष्ट्रीय निवेश कोष के मास्टर फंड में निवेश करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय निवेशक था। NIIF में भारत सरकार का हिस्सा 49% है। घरेलू निवेशक जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ राष्ट्रीय निवेश संरचना कोष में निवेश करने वालों का अन्य उल्लेखनीय निवेशक हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा जून 2018 में $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना
कोष की 3 निधियां जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। मास्टर फंड और फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। मास्टर फंड यह मुख्य रूप से प्रमुख संरचना क्षेत्रों जैसे सड़क, बंदरगाह, वायुयान, बिजली तथा आदि की परिचालन परिसंपत्तियों में निवेश करने के उद्देश्य से एक अवसंरचना निधि है। निधियों की रक्षा निधि, इनका भारत में अवसंरचना एवं संबंधित क्षेत्रों में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधन किया जाता है। इसके तहत मुख्यतः ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं और संबंध क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। सामरिक निवेश कोष, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड, यह भारत में सेबी के तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष 2 के रूप में पंजीकृत है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना है। इसके तहत मुख्य अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश पर ध्यान केंद्रित जो होते हैं आपको किया जाएगा। सीबीआई द्वारा 15 जो होता है साल के बाद किया गया है। ठीक है, तो सीबीआई द्वारा 15 सालों के बाद अद्यतन अपराध नियमावली का प्रकाशन। सीबीआई ब्रिंग्स आउट अपडेटेड क्राइम मैनुअल आफ्टर 15 ईयर। सीबीआई द्वारा कुछ समय पूर्व अपराध नियमावली क्राइम मैनुअल में आवश्यक बदलाव करने हेतु अतिरिक्त निदेशक जो होता है एडिशनल डायरेक्टर प्रेम सिन्हा के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अपराध नियमावली में जांच अधिकारी के लिए जांच करने के दौरान पालन किए जाने वाले निर्देश होते हैं। इसमें अंतिम बार वर्ष 2005 में परिवर्तन किया गया था। अपराध नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव बदलते अपराध परिदृश्य साक्ष्य जो होता है आपको संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय जो होता है संधियों, अपराधियों पर नजर रखने के नए तरीकों की खोज के मद्देनजर किया गया था। सीबीआई की अपराध नियमावली, ब्याज क्राइम मैनुअल। सीबीआई की अपराध नियमावली में विशेष जांचों, आर्थिक अपराधों और साइबर अपराधों से संबंधित मामलों में एजेंसी के लिए लागू होने वाली मानक संचालन प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। क्राइम मैनुअल जांच एजेंसी की प्रणाली निर्धारित करता है। जांच के दौरान एजेंसी द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करता है। नए अध्याय और लागू किए जाने वाले परिवर्तन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मानक संचालन प्रक्रियाओं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में परिवर्तन, राष्ट्रीय सीमाओं के पार तथा विशेष रूप से साइबर दुनिया की डिजिटल अपराधों की जांच करने के लिए जांच की गति में तेजी। शाखा प्रमुख के स्तर पर जांच संबंधी मामलों को 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा, जबकि मंडल प्रमुख के वरिष्ठ स्तर पर जांच संबंधी मामलों को 9 महीने के भीतर पूरा करना होगा। इसके लिए पूर्व में लगभग 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित थी। विदेश में जांच इंटरपोल के साथ समन्वय संचालन की तरह प्रक्रिया पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। देशों में जांच इंटरपोल के साथ समन्वय और संचालन के लिए डिजिटल दुनिया और साइबर अपराधों की जांच पर एक अध्याय शामिल किया गया है। डिजिटल साक्ष्यों को संभालने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। नई नियमावली का जो होता है महत्व और निहितार्थ। नई नियमावली का जो होता है उद्देश्य बड़े और जटिल मामलों को संभालने के दौरान बेहतर परिणामों के लिए एजेंसी में टीम दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए कष्टों को तोड़ना है। संशोधित मैनुअल में नवीनतम कानूनों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उनकी व्याख्या को ध्यान में रखा गया है, जिसके बाद जांच अधिकारी के लिए इन दिशा निर्देशों को देखने और पालन करने में आसानी होगी। केंद्रीय सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। सीबीआई जो होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी या कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन सीबीआई निदेशक के नेतृत्व पे काम करती है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उद्गम विशेष पुलिस स्थापना से हुआ, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1941 में की गई थी। तत्कालीन एसपीई का मुख्य कार्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध तथा आपूर्ति विभाग के साथ लेन देनों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले की जांच पड़ताल करना था। वर्ष 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा एसपीई का अधीक्षण गृह विभाग को स्थानांतरित किया गया और भारत सरकार के सभी मामलों को इसके दायरे में लाया गया। वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के जरिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को वर्तमान लोकप्रिय नाम सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रदान किया गया। ये आपको सीबीआई का हिस्ट्री जो होता है बता दिया है। प्रारंभिक जो होता है परीक्षा हेतु तथ्य देख लेते हैं। शाहीन 9 यह पाकिस्तान वायुसेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना के मध्य प्रतिवर्ष होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास 1961 और 2011 में हुई थी। जल शक्ति अभियान 2 कैच द रेन जागरूकता अभियान। इस कार्यक्रम को जीवरसा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया है। इसकी टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण जहाँ भी संभव हो। जैसे भी संभव देश में तेंदुओं की संख्या 60% की बढ़ोतरी हो गई है। देखिए देश में जो होता है हाल ही में केंद्रीय जो होता है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई। प्रमुख निष्कर्ष ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई, जबकि इसके पहले 2014 में हुई जनगणना के अनुसार 7,910 तेंदुए थे। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए, कर्नाटक में 1,783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए दूसरे राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421, कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में इस तरीके से अलग अलग जो होता है तेंदुआ। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? पैंथेरा पार्डस। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो होता है 72 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध साइट्स के परिशिष्ट एक में सम्मिलित है। इसी रेड लिस्ट में सुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध में तेंदुओं की 9 उपजातियों पाई जाती है तथा अफ्रीका और एशिया में विस्तृत है। विश्व में तेंदुओं की 9 जो होता है उप प्रजाति पाई जाती है तथा अफ्रीका और एशिया में विस्तृत है। तो ये हम लोगों ने देख लिया करंट अफेयर्स आपको, और इंग्लिश में देखा, हिंदी में करंट अफेयर्स देखा आपको, फिर आरटीएम रिवीजन भी करवाया, फिर स्टैटिक क्वेश्चन देखा, फिर नॉर्मल क्वेश्चन देखा। तो काफ़ी कुछ हो गया है। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।